नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, आईएमए की पासिंग आउट परेड है आज। कुल 344 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे। मित्र देशों के भी 30 कैडेट आज पास आउट होंगे। भारतीय सेना को 314 नए सैन्य अफसर मिलेंगे और सबसे ज्यादा यूपी के 51 कैडेट पास आउट होंगे। उत्तराखंड के 29 और हरियाणा के 30 कैडेट आज पास आउट होंगे। मसूरी में आज भारतीय सैन्य अकेडमी की पासिंग आउट परेड में आज ये सैन्य अफसर पास आउट होंगे, जिसके निरीक्षण अधिकारी सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे होंगे। जिसमें देश विदेश के 344 जेंटलमैन कैडेट अपने अपने देश की सेना का अभिन्न अंग बनेंगे, जिसमें 10 मित्र देशों के 30 कैडेट भी शामिल हैं। वहीं भारतीय सेना को 314 नए अधिकारी मिलेंगे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 51 कैडेट पास आउट होंगे। वहीं हरियाणा के 30 और उत्तराखंड के 29 कैडेट पास आउट होंगे। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आज लगभग देश को 314 नए सैन्य अफसर मिलने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भारतीय सेना को आज 314 नए सैन्य अफसर मिलेंगे। आज करीब 344 जेंटलमैन कैडेट हैं, वो पास आउट होंगे और करीब लगभग 1 घंटे बाद ये परेड शुरू होगी। मैं इस वक्त सर फिलिप चैटवुड बिल्डिंग के सामने हूं। आपको सबसे पहले दिखाऊं भारतीय सैन्य अकादमी, जो अपने गौरवमय इतिहास के लिए जानी जाती है। ये उसका सर फिलिप चैटवुड मैदान है। इसी पर वो ड्रिल स्क्वायर में होते हुए आपको दिखेगी, क्योंकि भारतीय सैन्य अकादमी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, अपने परिश्रम के लिए जानी जाती है, अपने गौरवमय इतिहास के लिए जानी जाती है। और अब तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। इस बार अगर बात करूं तो रिव्यूइंग ऑफिसर जो परेड के थे, वो पहले तो थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे थे, लेकिन उनका अचानक चेंज हुआ है प्रोग्राम। और उसके बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, जो जीओसी सेंट्रल कमांड हैं, यानी जनरल ऑफिसर्स इन कमांड सेंट्रल हैं, वो आज परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे, यानी परेड का निरीक्षण वो करेंगे। इसी सामने की ओर जो आप ड्रिल स्क्वायर ये देख रहे हैं, थोड़ी देर में तमाम जो जेंटलमैन कैडेट हैं वो आपको यहाँ पर पंक्तिबद्ध होते हुए देंगे। अब जब बात इस परेड की हो रही है तो इस आईएमए के इतिहास की भी होगी। देखिए धीरेन्द्र, मैं आपको बताऊं, ये जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इसकी शुरुआत 1932 में होती है, क्योंकि इससे पहले रॉयल मिलिट्री कॉलेज लंदन में ट्रेनिंग के लिए अंग्रेज अफसर जाते थे। और उस वक्त ये चर्चा हुई कि भारत में भी एक ऐसा एक अकेडमी होनी चाहिए जो भारतीय सेना के अफसरों को तैयार करे, जिसमें ट्रेनिंग हो सके। और 1932 में सैंडहर्स्ट की मीटिंग में तय भी हुआ। उसके बाद 1932 में इस आईएमए की शुरुआत हुई। ये जो सर फिलिप चैटवुड भवन है जहां पर हम खड़े हैं, यही पहले फील्ड मार्शल थे अंग्रेजों की उस वक्त की सेना की, क्योंकि भारत तब आजाद नहीं था। और उनकी ही लीडरशिप में इस पूरी एकेडमी का निर्माण हुआ और पहला बैच ही सबसे शानदार बैच रहा है। उस पूरे बैच का नाम पायनियर दिया गया था। तब अगर बात करूं तो 3 बड़े अफसर इससे निकले हैं। बात भी पूरी करिए, ताकि साथ ही साथ वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है उसकी तस्वीर भी दिखाते रहिए। देखिए, बिल्कुल मैं अपने विजय सोनी कुमार से कहूंगा वो तमाम तैयारियां आपको दिखाएं। सबसे पहले पीछे की ओर अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए तमाम जो सैन्य अधिकारी होते हैं वो कहां पर किस तरह से बैठेंगे, उनके परिजन कहां पर बैठेंगे, ये तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं इस तरीके से। और धीरे धीरे तमाम जो जेंटलमैन कैडेट हैं, क्योंकि उनके परिजन भी इसमें आते हैं, उन सब के आने की भी पूरी तैयारियां होती हैं। और पीछे की ओर जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जिसमें सेना के रिटायर्ड बड़े अफसर हों या जो आज जेंटलमैन कैडेट हैं पास आउट हो रहे हैं, उनके परिजन होंगे, ये तमाम लोग यहाँ पर होते हैं। लेकिन सामने की ओर जहां पर मैं खड़ा हूं, इसके सामने की ओर ये सर फिलिप चैटवुड बिल्डिंग को एक बार आपको फिर से दिखाऊंगा, क्योंकि कैडेट इस बिल्डिंग के पीछे तैयार रहते हैं। थोड़ी ही देर में ये सारे जेंटलमैन कैडेट आगे की ओर आएंगे। अब मैं अपनी बात जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा कर लूं, क्योंकि मैंने आपको जो बताया कि पहला जो बैच था वो पायनियर बैच था, जिसमें फील्ड मार्शल मोनिक शाह, जो भारत में
भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष रहे, फील्ड मार्शल रहे, वो पहले बैच में ट्रेन होते हैं। उनके साथ स्मिथ डन जो बाद में म्यांमार वर्मा के स्थल सेना अध्यक्ष रहे, वो उस बैच में थे। इसके अलावा मूसा खान जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बने, वो इस बैच में थे। तो ये आप मानिए कि ये भारतीय सैन्य अकादमी सिर्फ भारत के सेनाओं के अधिकारियों को ही तैयार नहीं करती थी, बल्कि इसने पाकिस्तान और म्यांमार को भी अधिकारी दिए हैं। हालांकि देश आजाद होने के बाद पाकिस्तानी जेंटलमैन कैडेट यहां से अक्टूबर 1947 में चले गए थे, और लेकिन मित्र राष्ट्रों के जेंटलमैन कैडेट आज भी यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। इस ट्रेनिंग का मतलब क्या है? देखिए, नाम नमक निशान किसी भी सैनिक के लिए ये बहुत पद प्रतिष्ठा वाला है। नाम उस बटालियन का जिसमें आप ट्रेन हो रहे हो, निशान उस देश का झंडा जिसकी सौगंध आप खाते हो कि आपको किस तरह लड़ाई में देश की वीरता के लिए काम करना है, और नमक जिस देश का आप नमक खाते हो। तो ये तमाम चीजें एक फौजी को सिखाई जाती हैं। और बात जब भारतीय आईएमए की होगी तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकलने वाले अधिकांश अफसर भारत में अधिकतर जो अफसर हैं वो भारतीय सेना की कमान संभालते हुए भी दिखते हैं। इस पूरी परेड को साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। देखिए, जून में आयोजित किया जाता है, और जो दूसरा शनिवार होता है जून और दिसंबर का, तभी ये पूरी तरीके से परेड आयोजित होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब ये जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे, क्योंकि अब तक ये जेंटलमैन कैडेट थे, अब इसके बाद ये अफसर बनेंगे, ये लेफ्टिनेंट हो जाएंगे, तो पहला सल्यूट इनका उस्ताद इनको मारता है। यानी जो इनको अब तक ट्रेन कर रहे थे वो पहला सल्यूट करते हैं, जिनकी शागिर्दी में इन्होंने पूरी ये कवायद सीखी है, कैसे किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, कैसे अनुशासन फौजी का होता है, ये सारी चीजें इस आईएमए में सिखाई जाती है। इसलिए इसका इतिहास बड़ा गौरवमयी है, जो मैंने पहले भी कहा। और दूसरा, अब इस सर फिलिप चैटवुड बिल्डिंग को एक बार आपको फिर से दिखाऊंगा, जो आपको जहां तिरंगा दिख रहा है, थोड़ी ही देर में आपको यहां पर बिगुलर्स दिखेंगे। बिगुलर्स सेना में सबसे पहले लीड करते हैं। बिगुलर्स के पहुंचने के बाद जब उनके बिगुल बजते हैं तो उसके बाद आप सेना को आते हुए देखते हैं। और इस आईएमए की अगर बात करूं तो इस आईएमए में जब ट्रेनिंग के लिए कोई जेंटलमैन कैडेट पहुंचा है, यानी 12th करने के बाद एक नया कैडेट जब आता है, तो स्कूल से वो आया है, उसको यहाँ अनुशासन में ढालना है। तो 4 मुख्य बटालियन होती हैं, जिनमें भगत बटालियन है, थिमाया बटालियन है, करियप्पा बटालियन है और मोनिक्षा बटालियन है। इन 4 बटालियन की अलग अलग कंपनी होती हैं। उन 4 कंपनियों में ये अलग अलग तरीके से ट्रेंड होते हैं। और जो मैंने कहा ना कि नाम नमक निशान जिसके लिए इनको तैयार होना है, वो सारी ट्रेनिंग ये लोग करते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है एक फौजी के लिए कि आप जितना ट्रेनिंग में पसीना बहाएंगे, लड़ाई में उतना खून कम बहेगा, ये इनको सिखा जाता है। और इसीलिए जब भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड होती है, क्योंकि यहाँ एक पहला पग भी है, एक अंतिम पग भी है। पहला पग जब आप पहली बार यहाँ प्रवेश करते थे, अंतिम पग इसी सर फिलिप चैटवुड बिल्डिंग में जब आप जेंटलमैन कैडेट से अफसर बनने की ओर जाएंगे। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बहुत सारे इवेंट होते हैं, अलग अलग जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, उनमें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जिसको मिलता है उसमें विशिष्ट तरीके से देखा जाता है। कई सारी प्रतिस्पर्धाओं में इसके मार्क्स कितने हैं, क्या कुछ है, सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड वो माना जाता है। इसके अलावा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल ये भी वितरित किए जाते हैं। परेड के रिविंग ऑफिसर पहले परेड का निरीक्षण करते हैं, उसके बाद ये शानदार परेड आपको होती हुई नजर आती है। धीरेन्द्र, बिल्कुल सुरेंद्र, आईएमए का गौरवशाली इतिहास रहा ही है, साथ ही साथ उन जेंटलमैन कैडेट्स के लिए भी ये आज का दिन इतिहास पूर्ण रहने वाला है, काफी गौरवशाली रहने वाला है, जो 314 कैडेट्स आज सेना में शामिल होने वाले हैं। सुरेंद्र, हम चाहेंगे ये भी आप जरा समझाएं कि कौन सी प्रक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है जब 314 जेंटलमैन सैन्य अधिकारी आज बनेंगे, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान कौन कौन रहने वाला उसके बारे में भी। देखिए, बिल्कुल सबसे मुख्य होता है परेड का रिविंग ऑफिसर, यानी परेड का निरीक्षण करता कौन है। पहले थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे चीफ के तौर पे आ रहे थे, लेकिन अचानक उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ। अब जनरल ऑफिसर्स कमांड, सेंट्रल कमांड योगेंद्र डिमरी, वो परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे। ये तस्वीरें भी दिखाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। देखिए, सबसे पहले ये जो ड्रिल स्क्वायर आपको दिख रहा है, इस ड्रिल स्क्वायर में अलग अलग बटालियन में खड़े हुए आपको तमाम जो जेंटलमैन कैडेट हैं
वो थोड़ी देर में नजर आएंगे। और जब एक 12th पास करने के बाद एक स्कूली बच्चा यहाँ आता है, उसको अनुशासन में ढाला जाता है, बहुत सारी चीजें उसे सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से अनुशासन होता है, कैसे काम करना है और आईएमए का मतलब क्या है, वो सारी चीजें इन लोगों को सिखाई जाती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे ये जेंटलमैन कैडेट अफसर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा, देखिए हर तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने कुछ समय पहले देखी थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक का एक एक जो पैतरा है, एक एक ट्रेनिंग है, वो यहाँ पर जवानों को दी जाती है। कैसे आपको लीड करना है, क्योंकि एक अफसर जब तैयार करते हैं तो अफसर में बहुत सारी क्वालिटी देखी जाती है। आप खुद लड़ाई में कैसे हो, आप जब लड़ाई में घिरोगे तो अपनी टीम को कैसे बचाओगे, आप अपनी टीम को लीड करते हुए उस मिशन को कैसे पाओगे जिसके लिए आपको भेजा गया है। तो ये सारी चीजें एक अफसर में देखी जाती हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद जब जेंटलमैन कैडेट पहुंचते हैं तो उनको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। टीम जब साथ में होती है तो उसका बर्ताव कैसा होगा, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। आज जब परेड की शुरुआत होगी, परेड के रिविंग ऑफिसर परेड की शुरुआत करेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से शानदार परेड शुरू होती है। परेड के समापन के बाद ये जेंटलमैन कैडेट इसी सर फिलिप चैटवुड बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम का जो ग्राउंड है वहां पर शुरू होती है पीपिंग सेरेमनी। एक ऐतिहासिक पल होता है, एक भावनात्मक पल होता है जब माँ बाप अपने बच्चों के कंधों में सितारे लगाते हैं। वो जो 2 सितारे होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और पीपिंग सेरेमनी में हम देखते हैं कि किस तरीके से उनके कंधों में सितारे लगते हैं। और उसके बाद होती है कसम परेड, यानी भारतीय संविधान की इन लोगों को शपथ दिलाई जाती है कि जिस देश का झंडा इनको आज दिया जा रहा है, उस झंडे को, उस रेजिमेंट के नाम को हमेशा ऊंचा रखेंगे। और यही इनको सिखाया जाता है। धीरेन्द्र, बिल्कुल, इस परेड की एक खास बात और सुरेंद्र देखने को मिली है इस बार देहरादून, उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के भी जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं यूपी के बाद सबसे ज्यादा है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यूपी के 51 और उसके बाद उत्तराखंड के 29 जेंटलमैन कैडेट्स आज सैन्य अधिकारी बनेंगे। वैसे तो देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड को सैन्य भूमि भी कहा जाता है। देखिए धीरेन्द्र, इसीलिए कहा जाता है सैन्य भूमि क्योंकि इस प्रदेश में बड़े पैमाने पर सेना के जवान हैं, सेना के अधिकारी हैं। ये तस्वीरों के साथ साथ मैं पूरी बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि जो जेंटलमैन कैडेट की आपने बात की है, देखिए सबसे ज्यादा 51 उत्तर प्रदेश के हैं जो हमेशा रहते हैं। बड़ा राज्य है, बड़े स्तर पर सेना के अधिकारी वहां से निकलते हैं। लेकिन उत्तराखंड हर बार या तो दूसरे या तीसरे नंबर पर हमेशा होता है, क्योंकि एक जज्बा है लोगों के अंदर सेना का। और जिस परिवार में सेना के अधिकारी होते हैं, आप देखिए उस परिवार की कई पीढ़ियां आपको सेना में जाती हुई नजर आती हैं। हर बार हम तस्वीरें देखते हैं, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन आर्मी में होती है और वो फिर अपने बच्चे को भी उसी रुतबे को पाने के लिए, उसी तरीके से वही परिश्रम, वही अनुशासन के लिए सेना में भेजती है। और ऐसी तस्वीरें हम अक्सर देखते हैं। और जहां तक आपने बात की मित्र राष्ट्रों की, देखिए मित्र राष्ट्रों में एक थोड़ा सा अलग ये होगा कि अफगानिस्तान के जेंटलमैन कैडेट नहीं होंगे। अफगानिस्तान के जेंटलमैन कैडेट हमेशा होते थे, लेकिन जब से तालिबान की सरकार वहां आई उसके बाद नई नीतियां तय नहीं हो पाई, नई चीजें तय नहीं हो पाई, तो इसलिए अब वो परेड में हिस्सा नहीं लेते। ये उनकी ट्रेनिंग नहीं है। नहीं तो इससे पहले हर बार अफगानिस्तान के 15 से 20 जेंटलमैन कैडेट हमेशा होते थे, जो भारतीय सैनिकों के, भारतीय जेंटलमैन कैडेट के साथ तैयार होते थे। वो एक डिफरेंट आपको दिखाई देगा इस बार। लेकिन 30 ऐसे मित्र राष्ट्र हैं जिसमें नेपाल है, कजाकिस्तान है, भूटान है, ये तमाम वो राष्ट्र हैं जिनके जेंटलमैन कैडेट भी यहाँ तैयार होते हैं। यानी हम अपने 314 सेना के अधिकारी तो तैयार कर ही रहे हैं, उनके भी सेना के अधिकारी तैयार कर रहे हैं। ये विश्वास है हमारे मित्र राष्ट्रों का हमारे भारतीय सैन्य अकादमी की ओर। ठीक है सुरेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, जब परेड शुरू होगी आपके पास फिर से आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देहरादून से बड़ी खबर है, नगर निकाय चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी और दोपहर 12:45 पर यह बैठक शुरू होगी। बीजेपी के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आज अहम बैठक है। दोपहर 12:45 पर यह बैठक शुरू होगी और माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से ये अहम बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे।
देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग में छापा मारा है। मंत्री को अचानक देखकर वहां पर हड़कंप मच गया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग देहरादून में औचक निरीक्षण किया। मंत्री के औचक निरीक्षण को लेकर कर्मचारियों अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। इतना ही नहीं, उद्यान विभाग के निदेशक भी छुट्टी पर थे, जबकि कुछ कर्मचारी बिना छुट्टी के ही ऑफिस से गायब मिले। इस पर मंत्री गणेश जोशी ने नाराजगी जाहिर की। और एक कर्मचारी जिसपे ड्यूल चार्ज है, सचिवालय भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वो यहाँ पर नहीं पाया गया। जब मैंने वहां पर जानकारी ली, वो वहां पर नहीं था। और ये पता लगने के बाद कि मैंने यहाँ पर सरप्राइज विजिट की है, उसने फोन पर छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने एक दिन का वेतन काटने की निश्चित किया है, ताकि भविष्य में किसी की इस प्रकार अपनी ड्यूटी पे टाइम से आने की हिम्मत हो। और आगे से हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम में जो है अधिकारी टाइम से पहुंचेंगे। दूसरा, यहाँ की डायरेक्टर छुट्टी पे जा रखे हैं। मैंने निश्चित किया है कि भविष्य में छुट्टी जाने से पहले आप मुझे सूचना करेंगे। सरकारी ऑफिसों में कर्मचारियों का ड्यूटी से नदारद रहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मंत्री के औचक निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों के गायब होने पर अब कार्रवाई संभव है। वैसे अभी तो केवल अधिकारियों की सैलरी काटने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग में डीएम मयूर दीक्षित ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। डीएम के अचानक किए गए निरीक्षण से अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान विभागों में भारी खामियां भी देखने को मिली। वहीं कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे काम न करने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। विश्वविद्यालय में 669 विद्यार्थियों को डिग्री सौंपी गई। मेधावी छात्र छात्राओं को राष्ट्रपति ने मेडल सौंपा और राइजिंग नारी शक्ति की थीम पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी भी मौजूद रहे। और 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने प्रवास के दूसरे दिन राजभवन में स्थित राज्य प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और भगवान का जलाभिषेक किया। इसके बाद राजभवन के नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के दौरे के दूसरे दिन और अंतिम दिन मसूरी स्थित लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुर्मू ने अकादमी में आईएएस प्रशिक्षकों को संबोधित भी किया। सर्विस के आप सभी 455 प्रशिक्षण अधिकारियों ने इस अकादमी का मोटो दिखा ही है और एक होगा, शिलंग परम भूषणम, अर्थात कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वैल्यू। आपके प्रशिक्षण की पद्धति कर्मयोग के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कैरेक्टर की बड़ी महत्ता है। आप अपने प्रशिक्षण के दौरान जिन मूल्यों से अवगत हुए हैं, ये मूल्य सिर्फ सैद्धांतिक दायरे तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। देश की जनता के लिए काम करते समय आपके सामने अनेक चुनौतियां और कठिनाई आपके सामने आएंगे। उन परिस्थितियों में आपको इन मूल्यों का अनुसरण करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा। विश्वास है कि आप इस व्यापक अनुभव को केवल प्रशिक्षण तो ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का दायित्व आप सदैव निभाएंगे। आज जनता जागरूक है और गुड गवर्नेंस समय की मांग है। गुड गवर्नेंस का अभाव हमारी अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़ है। लोगों की समस्याओं को समझने के लिए आम लोगों से जुड़ना जरूरी है। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज
आश्रम में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल और विधायक सुमित हृदयेश सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिमाचल विजय के साथ सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दोगुनी खुशी देखने को मिली। जिनका सेवा, समर्पण और भारतीय संस्कृति की पहचान श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस है। हम उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और उनका मार्गदर्शन, उनके निर्देश हमें भविष्य में मिलते रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हरिद्वार के दौरे पर है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ बताया है। करण माहरा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतरी थी और इसे वो पूरे सबूत के साथ साबित भी कर सकते हैं। आप और एआईएमआईएम मिलकर कांग्रेस का वोट शेयर काटते हैं और सीधा बीजेपी को लाभ पहुंचाते हैं। गुजरात में आप पार्टी ने वही किया जो उसके लिए उसका जन्म हुआ है। वो बीजेपी की बी टीम है और उसको मैं साबित कर सकता हूं। जब पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें हटाई जो बीजेपी करती रही है और आप अपने इरादों में यहाँ कामयाब रही। उसने 17% से ज्यादा वोट शेयर काटा, उसमें अवैसी साहब ने भी कुछ परसेंटेज वोट काटा। वो सारा वोट जो है स्कैटर्ड हुआ, जिससे बीजेपी को लाभ हुआ और ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं होगा क्योंकि जागरूक लोग, पढ़े लिखे लोग अब हल्के हल्के समझने लगे हैं और उनके पीछे फिर बाकी राष्ट्र भी चलेगा। सोनिया जी का जन्मदिन भी है और वो एक त्यागशील महिला हैं क्योंकि राजीव जी की पत्नी हैं जो शहीद हुई इस देश के लिए, फिर इंदिरा जी की बहू हैं और जब राजीव जी की हत्या हुई उसके बाद जब 400 से ज्यादा सांसद आए थे उसके बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकराया। तो ऐसी त्याग करने वाली महिला का जन्मदिन है, उनकी दीर्घायु की प्रार्थना आज हमने मां गंगा से की है। गुजरात चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज होने पर रुद्रप्रयाग जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं हिमाचल विधानसभा और एमसीडी दिल्ली में करारी हार से भाजपाइयों की सांसें अटकी हुई हैं। इस चुनाव में हार के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को दोषी ठहराया। रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी का कहना है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, जिससे आप पार्टी की जीत हुई। वहीं कांग्रेस ने गुजरात हार के लिए आप पार्टी को दोषी ठहराया है। और जिस तरह से कांग्रेस ने एनडीएमसी के चुनाव में परोक्ष रूप से आप पार्टी का समर्थन किया, जिस तरह से आपको मदद की, तो इस बात का हमें संतोष है कि कांग्रेस ने स्वयं पॉलिटिकल हाराकिरी की है। उन्होंने राजनीतिक आत्महत्या अपनी की है और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, बहुत जल्दी जो उनके झूठे वायदे हैं उनसे दिल्ली की जनता वाकिफ होगी। और रुकते यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।